बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सब फाइलम कॉर्डेटा का सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें वो वाले एनिमल आते हैं जिसकी बॉडी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, यानी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। ऐसे एनिमल को हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर लेते हैं। ये कॉर्डेट का हायर ग्रुप है, यानी इस ग्रुप के हायर एनिमल्स हैं। इसकी जो अहम प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनकी बॉडी के अंदर जो हेड है उसमें क्रेनियम मौजूद होता है, यानी हड्डियों का एक ऐसा जाल होता है जो दिमाग की हिफाजत करता है। यानी दिमाग जो है, ब्रेन जो है, उसकी हिफाजत के लिए हड्डियों का एक निज़ाम होता है जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं, यानी खोपड़ी मौजूद होती है। उर्दू में हम खोपड़ी बोलेंगे। और वर्टिब्रल कॉलम, ये जो लंबाई के रुख रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत के लिए स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम का मौजूद होना और दिमाग की हिफाजत के लिए क्रेनियम का मौजूद होना, ये दो इस ग्रुप की सबसे अहम प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको हमने दो ग्रुप में तकसीम किया हुआ है। एक पाइसिस है और दूसरा टेट्रापोडा है। पाइसिस के अंदर फिशेस आती हैं और टेट्रापोडा के अंदर 4 टांगों वाले एनिमल्स आती हैं। टेट्रा मतलब 4 और पोड्स बोलते हैं लेग्स को। तो हम इसके पहले ग्रुप को शुरू करते हैं। पहली सुपर क्लास है पाइसिस, जिसके अंदर सारी की सारी फिशेस आती हैं। ये एक्वेटिक लाइफ में रहती हैं, पानी के अंदर रहती हैं। मोड ऑफ जो लाइफ है वो एक्वेटिक ही है। ये अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स हैं, यानी वर्टिब्रेट के अंदर सबसे ये लोअर एनिमल है वर्टिब्रेट के अंदर। और ये जो कॉर्डेट्स हैं, ये कॉर्डेट से डेवलप हुए हैं, यानी जो लोअर कॉर्डेट्स हैं वहाँ से भी ये डेवलप हुए हैं। इसको हमने 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, साइक्लोस्टोमा, कॉन्ड्रीथीस और ओस्टीथीस। तो ये हम तीनों क्लासेस 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। साइक्लोस्टोमा को साइक्लोस्टोमा इसलिए बोलते हैं कि इसके का मतलब है साइक्लो मीन राउंड, स्टोमा मीन माउथ, यानी इसका एनिमल के जो माउथ हैं वो यहाँ पे देखें, ये वाला इस पार्ट जो है इसका माउथ राउंड है। तो इस राउंड माउथ की वजह से इसको साइक्लोस्टोमा बोलते हैं। तो इसमें वो वाले एनिमल्स हैं जिसमें परमिटिव वर्टिब्रेट्स है, यानी ये वर्टिब्रेट दूसरे अल्फाज में आप कह लें कि इनमें रीढ़ की हड्डी का इनिशियल स्टेप है। नौजात जबड़े नहीं होते तो फिर ये खुराक हासिल कैसे करते हैं। तो इनका जो बॉडी है यानी माउथ है वो आम तौर पर सेक्टोरियल होता है, यानी ये सेक्टोरियल माउथ है इसका, यानी सक करता है, चीज़ों को चूसता है। स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। अपेंडेजेस इसकी बॉडी में पेयर्ड की शक्ल में मौजूद नहीं होते। ये देखें, ये फ़िश के अंदर ये जो पार्ट है ये दूसरी साइड पे भी मौजूद होगा, तो इसका मतलब ये पेयर्ड है। तो ये इस ग्रुप में नहीं आता। ये जो ग्रुप है फ़िश का, ये साइक्लोस्टोमा के बाद वाला ग्रुप है, यानी ये यहाँ से डेवलप हुआ है। तो इसलिए इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस आएंगे, लेकिन इस ग्रुप को जिसको हम पढ़ रहे हैं साइक्लोस्टोमा, इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं आते। यानी कोई अपेंडेजेस, जैसे ह्यूमन है उसके 2 बाजू हैं तो ये पेयर्ड है, बाजू एक नहीं है पेयर्ड है। 2 आँखें हैं ये पेयर्ड है, तो नाक एक है ये अनपेयर्ड है। तो ऐसी चीज़ें जो जोड़े की शक्ल में, तो इसको हम बोलते हैं अनपेयर्ड। तो ये अपेंडेजेस जो मेन बॉडी से बाहर को निकलते हैं, जैसे ह्यूमन के 2 ही अपेंडेजेस हैं, दोनों एक बाजू और दूसरी टांगे। लास्ट टाइम हमने एक ग्रुप पढ़ा था इन क्लास इंसेक्टा, उसके अंदर हमने ये देखा था कि उसकी 6 टांगे हैं, तो मतलब 3 पेयर बनते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि वो टांगे उसकी अपेंडेजेस हैं। विंग
वो भी बढ़ने चाहिए। तो मेन बॉडी से जो चीज़ बाहर की तरफ उभार की शक्ल में मौजूद होती है उसे हम अपेंडेजेस बोलते हैं। तो इसके जो अपेंडेजेस हैं वो अनपेयर्ड होती हैं और बॉडी के ऊपर स्केल मौजूद नहीं होते। एक और अहम प्रॉपर्टी है, इसकी बॉडी लॉन्ग होती है, लंबूतरी। यहाँ पे देखें इस डायग्राम के अंदर कि ये बॉडी लॉन्ग है, फिश नुमा है, लेकिन ये ईल है। ईल बोलते हैं ऐसी बॉडी को जो किनारों से पतली और दरमियान से मोटी हो, तो ये ईल नुमा बॉडी बनती है। इस चीज़ को पानी के अंदर मूवमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है। साइक्लोस्टोमा की एक और प्रॉपर्टी कि उसका हार्ट का एक ही चैम्बर होता है जिसे ऑरिकल बोलते हैं। गिल्स इसकी बॉडी के अंदर, यहाँ पे देखें इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी कि गिल्स जो हैं वो उसके जो पेयर्स हैं वो वेरी करती हैं। 6 से लेके 14 पेयर्स इसकी बॉडी में हो सकती हैं। स्टोमिक इसकी बॉडी में मौजूद नहीं होता। लम्पेरिस और हगफिश इसकी एग्जांपल है। ये आप डायग्राम में नीचे लम्पेरिस देख सकते हो और ऊपर वाले डायग्राम में हगफिश की पिक्चर दी हुई है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल होता है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर मौजूद होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। एक्सटर्नल से मुराद ये है कि फीमेल एग ले करती है तो मेल उसके ऊपर स्पर्म जो है वो एक्सक्रीट करता है। ये सारा काम फीमेल की बॉडी से बाहर हो रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सेक्सेस इनके सेपरेट होती हैं आम तौर पर, लेकिन जो लम्पेरिस हैं वो हर्माफ्रोडाइट भी होती है, यानी उसमें दोनों सेक्सेस एक ही बॉडी के ऊपर मौजूद होती हैं। और जो लार्वी हैं लम्पेरिस के, उनका लार्वल ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है। कॉन्ड्रीथीस की बात करें तो कॉन्ड्रीथीस का भी मीनिंग बनता है। कॉन्ड्री बोलते हैं कार्टिलेज को, कॉन्ड्रो बोलते हैं कार्टिलेज को, और एथीस बोलते हैं फिशेस को। जिसमें वो वाले एनिमल्स आती हैं, वो वाली फिशेस आती हैं जिसकी बॉडी के अंदर कार्टिलेज का बोनी स्ट्रक्चर्स होता है, यानी बोन का बना हुआ नहीं होता। जो कांटे वगैरह या वर्टिब्रल कॉलम होता है वो सारा का सारा जो है वो ज़्यादातर कार्टिलेज का बना होता है। एंडोस्केलेटन होता है बॉडी के अंदर कार्टिलेज का। फ्यूजिफॉर्म बॉडी होती है, फ्यूजिफॉर्म भी टैपरिंग बॉडी को बोलते हैं, किनारों से पतली और दरमियान से मोटी को, जिससे वाटर की फ्रिक्शन जो है ना वो कम हो जाती है। माउथ वेंट्रल साइड पे होता है। हमने पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें माउथ जो है ना वो सामने लगा होता है, लेकिन इसका बाद माउथ थोड़ा सा नीचे की तरफ लटका हुआ होगा, वेंट्रल साइड पे होगा। यानी ऊपर वाली साइड को बोलते हैं डार्ट, से नीचे वाली साइड को बोलते हैं वेंट्रल। तो वेंट्रल साइड पे इसका माउथ होता है। ऑल्फैक्टरी सेक्स, यानी जो नाक से रिलेटेड जो सब ऑर्गन्स होती हैं, यानी आपको पता है कि नाक के अंदर ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं ह्यूमन के, जो कि सूंघने का काम करते हैं। ये इसका ओरल कैविटी से इस ग्रुप में कोई तलक नहीं होता। स्टोमिक इसकी बॉडी में मौजूद होता है जो जे शेप का होता है। इसके अलावा इनके जो हैं वो स्केल्स भी होती हैं, इनको पेलिकॉइड स्केल्स बोलते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी डायग्राम जो है ना वो बनती है इनकी स्केल के हिसाब से। स्विमिंग ब्लैडर मौजूद नहीं होता, वो हम देखेंगे कि बोनी फिश के अंदर स्केल जो ब्लैडर है, स्विमिंग ब्लैडर, वो मौजूद होता है जो कि स्विम करने में हेल्प करता है, पानी के अंदर ऊपर नीचे मूवमेंट में हेल्प करता है। मैनी पेयर्स और एओर्टिक आर्चीज़ जो होती है, यानी जो दिल से नाली निकलती है, उसके काफ़ी पेयर्स होती हैं। 7 से 8 5 से 7 इसके गिल्स होते हैं। अपर गिलो मौजूद नहीं होती। अपर गिलो से मुराद है कि जो इसके गिल्स हैं उनके ऊपर कोई पर्दा मौजूद नहीं होता, तो उस पर्दे को अपर गिलम बोलते हैं। ओवी पैरस और वीवी पैरस होती हैं। ओवी बोलती हैं एग को और वीवी बोलते हैं बच्चों को, यानी ओवी पैरस अंडे देते हैं और वीवी पैरस बच्चे देते हैं। शार्क की बात करें तो शार्क बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी अगर हम बात करें, इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस हैं कि ये इसका जो कद है, इसकी जो लंबाई है वो 30 से 50 फुट होती है। यानी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें साइज़ के हिसाब से बात करें तो ये बड़े एनिमल्स में इनका शुमार होता है। इंसान का कद
मैक्सिमम 3-5 फीट होता है, 5-6 फीट होता है। लेकिन यहाँ पे देखें ये ह्यूमन से कितने बड़े हैं। पेक्टोरियल फिन्स मौजूद होते हैं, यानी जिनकी मदद से ये जो है ना वो मूव करती है, यानी पेक्टोरल गर्डल्स। आप कह लें कि जैसे पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं ह्यूमन के बाजुओं को, तो ये सीने के करीब जो ना फिन्स लगे होते हैं जिनकी वजह से ये मूव करती है, स्विमिंग में हेल्प करते हैं ये। टेल आमतौर पर लंबी भी होती है इनकी, विप लाइक काम करती है। विप बोलते हैं जी इस तरह को, ऐसे, यानी आपने देखा होगा एस शेप बनती है, तो ये एस शेप में ये इनकी जो ना वो विप लाइक मूव कर सकती हैं। शार्प स्पाइन होती हैं, कांटे होते हैं जिनकी वजह से ये शिकार को पकड़ने में हेल्प भी करती हैं। तो इसके दो बड़े ग्रुप बनते हैं इसके हिसाब से, स्टिंग रेज और दूसरा है इलेक्ट्रिक रेज। स्टिंग रे अपने जो ना वो स्पाइन से स्टिंग करती है, जिसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो शिकार को पकड़ने में हेल्प करती हैं। और दूसरा इलेक्ट्रिक रेज जो शार्क हैं वो जब अपने शिकार को टच करती हैं तो उनको करंट का झटका लगता है। इतना ज़बरदस्त झटका होता है कि वो प्रे जो है ना वहाँ पे थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाएगा, मोशनलेस उसमें प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो जिसकी वजह से शार्क को अपना शिकार करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो आपको पता ही है कि शार्क को बहुत सारे इलाकों में फीड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और ये शार्क के जिगर के तेल को हम मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये स्किन मेट एक नाम से एक मेडिसिन है जो कि शार्क ऑयल की बनी हुई है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये विटामिन ए और डी का सोर्स भी है, यानी इसका जो मीट है उससे विटामिन ए और डी मिलता है, और इसके स्किन से भी लेदर बनती है, और जिसकी एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई भी गई है। तो इस तरह कि ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी